आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको सही मायने में एक जर्नलिस्ट की लाइफ समझ आएगी। उनकी लाइफ से सीखने को भी मिलेगा और ये भी समझ आ जाएगा कि आज हमने किस हीरे को खो दिया है। वो बस चलना जानता था और सीढ़ियाँ खुद ब खुद बनती चली गई। ये लाइन रोहित सरदाना की लाइफ को सही मायने में बयान करती है। रोहित सरदाना, जिनकी पर्सनालिटी में मातृ प्रेम, देशभक्ति, कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर कूट कूट कर भरा था, वो देशभक्ति लेकर पैदा तो नहीं हुए थे, पर हम जैसे लोगों के लिए ही उन्होंने हर वो चीज़ सीखी जिससे सच्चाई हम तक पहुंच सके। उनका सफ़र बताने से पहले ये एक वीडियो ज़रूर देखें, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में कुछ कहना चाहूँगी। ये कह रहे हैं अगर तू मर जाए तो मैं दावत कर दूं सबकी। रेनॉल्ड एस जूलिया। रोहित सरदाना का जन्म कुरुक्षेत्र, हरियाणा में 22 सितंबर 1979 को एक हिंदू फैमिली में हुआ था। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि सरदाना कौन होते हैं। कोई कहते हैं गुर्जर, तो कोई कहते हैं पंजाबी, तो कोई जाट। पर खुद रोहित को जातिवाद के नाम पर भेदभाव पसंद नहीं था और इसलिए ही उनके मन में कुछ वजहों के चलते पत्रकारिता के थ्रू सच्चाई लोगों तक पहुँचाने की क्रांति जागी। कुरुक्षेत्र के गीता निकेतन अवस्थी विद्यालय से आर्ट्स में स्कूलिंग के बाद रोहित ने बीए में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया ही था कि उनके मन में 1997 में थिएटर ज्वाइन करने का शौक जगा। क्या बनना था, क्या करना था, ये तो रोहित नहीं जानते थे, पर बचपन से ही उनको टीवी पर आने का, लोगों की नजरों में पहचाने जाने का बहुत बड़ा सपना था। किसी भी तरह टीवी पर आ जाऊं, ये सोचकर उन्होंने एक्टिंग सीखने का डिसीजन लिया और ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में आते ही उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया और उसमें कुछ राउंड्स क्लियर करके 16-17 लोगों में अपनी जगह भी बनाई। पर 7 दिन की वर्कशॉप अटेंड करते ही वो उसे छोड़कर चले गए। तब तक भी रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें बनना क्या है और वो हंसा करते थे कि उनकी कंडीशन लक्ष्य मूवी के ऋतिक रोशन जैसी है। रोहित के एक्सेंट में तब तक हरियाणवी झलकती थी और उन्हें लगता था कि दूसरी लैंग्वेजेस पर भी अच्छे से कमांड होना ज़रूरी होता है। और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी हिंदी और इंग्लिश पर वर्क करेंगे और इस हद तक उसे चेंज कर देंगे कि कोई उन्हें सुनते ही ये ना कहे कि आप हरियाणवी ही हो ना। खैर 2 साल में अपनी लैंग्वेज को, पर्सनैलिटी को रोहित ने अपनी मेहनत से पूरी तरह बदल दिया। रोहित को तब तरह तरह के थॉट्स आते रहते थे और एडवाइजेस मिला करती थी कि तुम ये कर लो, वो कर लो। तब रोहित ने सोचा कि वो सब तो बाद में करूंगा, पहले अपनी दुनिया तो सेट कर लूं। और फिर उन्होंने हिसार की गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में पीजी करते करते इवनिंग में पार्ट टाइम एज अ रेडियो जॉकी बतौर भी काम किया, जिसमें उनका शो काफी पॉपुलर भी था और उन्हें 18,000 रुपए भी मिल जाया करते थे। पर रोहित को तब लगा कि मुझे सिर्फ हॉस्टल के ही अंदर के लोग जानते हैं, बाहर आज भी मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। आकाशवाणी पर कुछ टाइम अनाउंसर की जॉब करने के दौरान ही उन्हें ईटीवी पर रिपोर्टर की जॉब करने का मौका मिला और उन्होंने सेमेस्टर को बीच में ही ड्रॉप करके कुछ मंथ्स वहाँ इंटर्नशिप करके जॉब की। वो कहा करते थे कि एक रिपोर्टर की नौकरी फौजी की तरह होती है, क्योंकि उन्हें हर टाइम अवेलेबल रहना और हर टाइम अलर्ट रहना होता है। खैर उन्हें वहां से हैदराबाद ये बोलकर भेज दिया गया कि आपको एंकर की जॉब देंगे, जिस पर उनके फादर ने ये कहा था कि कब तक यहाँ वहाँ भागते रहोगे। पर रोहित को भीड़ का हिस्सा बनने का शौक बिल्कुल नहीं था और ना ही अपॉर्चुनिटी मिस करने का। रोहित ने वहाँ आने वाले कुछ जापानीज लोगों के एक ग्रुप से वीकली एडिटर की ट्रेनिंग ली और तभी उन्हें गुजरात असेंबली इलेक्शंस में एडिटिंग का ऑफर दिया गया, जिसमें एक ही टाइम पर 11 रीजनल लैंग्वेजेस पर सेम टाइम पर सेम न्यूज चलाने का टास्क दिया गया था। उस चैनल पर इस तरह का काम अभी तक 2 साल से कोई नहीं कर पाया था, पर रोहित ने वो कर दिखाया और उन्हें उनकी कॉन्फिडेंस और स्किल्स की वजह से उसी पर्टिकुलर न्यूज चैनल पर एंकर भी रख लिया गया और साथ में एडिटर भी। उस 1 साल की जॉब में रोहित 22 दिन में 72,000 रुपए कमा लिया करते थे। रोहित की इस जर्नी से आप ये सीख सकते हैं कि पर्दे के सामने खड़ा होने की चाह रखने वाले इंसान ने किस तरह पर्दे के पीछे रहकर भी अपॉर्चुनिटी को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो मानते थे कि एक अपॉर्चुनिटी से ही दूसरी अपॉर्चुनिटी का रास्ता खुलता है। कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड और हर वक्त कुछ सीखने की चाह रखने वाले रोहित ने 2004 में जी न्यूज़ ये बोलकर ज्वाइन किया था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर उन्हें उस टाइम ये सीखने को मिला कि यदि लाइफ में ग्रोथ करनी है तो किसी एक चीज़ में मास्टरी कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें क्रिकेट में एंकरिंग करने का मौका दिया गया। और रोहित ने अपने कॉन्फिडेंस की वजह से और हर टाइम कुछ सीखने की चाह से कपिल देव के साथ अपना पहला ही इंटरव्यू न्यूज़पेपर से रवि शास्त्री के इंटरव्यू देखकर फोड़ डाला और उनके इसी सक्सेस की वजह से 8 साल तक क्रिकेट के सभी शोज वो ही कवर किया करते
थे और उन्होंने उस दौरान वर्ल्ड कप्स भी कवर किए, जबकि स्टार्टिंग में उन्हें क्रिकेट की ABCD भी नहीं आती थी। बाद में जी टीवी पर उनके लिए स्पेसिफिक शो ताल ठोक कर स्टार्ट किया गया। रोहित कहा करते थे कि जब भी अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो कुछ लोग उसे डिनाई कर देते हैं और कुछ लोग एक्सेप्ट, और जब एक्सेप्ट कर लेने वाला आगे निकल जाता है तो डिनाई करने वाला रोता रहता है, और यहीं से डिफरेंस पैदा होता है। रोहित कहते थे कि हर इंसान को अपॉर्चुनिटी पहचाननी आनी चाहिए। 13 साल तक जी न्यूज़ पर काम कर लेने के बाद अपनी ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए उन्होंने आज तक ज्वाइन किया, जिस पर भी सभी लोग ये सोचा करते थे कि उनकी जी टीवी से राइवलरी है, पर ऐसा नहीं था। रोहित मानते थे कि अपॉर्चुनिटी मिलने पर ये जस्टिफाई मत करो कि तुम नहीं कर सकते, बल्कि उसे पकड़ो और खुद को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो, क्योंकि तुम उसे छोड़ दोगे तो कोई और उसे आके पकड़ लेगा और तुम पीछे ही रह जाओगे। इसलिए कौन क्या कहता है, तुम्हें पेरेंट्स से फ्रेंड समझते हैं या नहीं समझते हैं, इन बातों पर ध्यान न देकर जो भी सामने है उस पर फोकस करना चाहिए। धीरे धीरे उनके सक्सेस का लेवल इतना आगे बढ़ गया कि उन्होंने काफी मीडिया हाउसेस के साथ काम किया और साथ ही उनका आज तक पर दंगल शो काफी फेमस हुआ। पर उनके दंगल शो इतना हिट हो जाने पर रोहित को अक्सर ये कहा जाता रहा कि वो हाइपर नेशनलिस्ट है और केवल हिंदुत्व की बातें करते हैं, जबकि वो एक ही सिद्धांत पर चलने वाले इंसान थे और वो कहा करते थे कि जो दिखेगा वो ही बताएंगे। वो धर्म को देखकर न्यूज़ नहीं देते थे, बल्कि मीडिया पर्सन होने की वजह से वो लोगों को जागरूक करने का काम किया करते थे, और वो भी सही पर्सपेक्टिव को जानकर। मीडिया फील्ड में आने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सी खबरें ऐसी हुआ करती थी जिसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता था और सच्चाई लोगों से छुपाई जाती थी। आज तो भले ही देशभक्त पत्रकार बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, पर वो टाइम ऐसा था जब गिने चुने पत्रकारों के मन में राष्ट्र भावना थी, और रोहित सरदाना भी उन्हीं में से एक थे। और वो हमेशा कहा करते थे कि हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हिंदी भी ठीक से आनी ही चाहिए। रोहित की वाइफ प्रमीला दीक्षित भी एक कंटेंट राइटर है और रेडियो पर काम भी करती है, और उनकी 2 बेटियां भी है, काशी और नादिका, जो रोहित सर के बिना अपनी लाइफ पता नहीं किस तरह जी पाएंगी। पर मैं एक बात पूरी तरह से श्योर हूँ कि उनकी बेटियां एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेंगी, क्योंकि रोहित सर ने जो उन्हें अपब्रिंगिंग दी है और उनकी बेटियों का बोलने का तरीका और उनका कॉन्फिडेंस अपने फादर की तरह ही है। जहाँ हम जैसे लोग रोहित सर को राष्ट्रभक्त मानते हैं, वहीं कुछ लोग उनकी डेथ पर भी काफी खुशियां मना रहे थे। तो मैं उन लोगों से रोहित सर के वर्ड्स में ही कुछ कहना चाहती हूँ। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद की बातें ये गमले में उगे हुए लोग। तो तुम खुद तो कुछ हो नहीं और तुम जैसे लोगों पर तो कोई थूकेगा भी नहीं। यदि रोहित सर जैसे पत्रकार ना हो ना, तो इस देश में हम जैसे लोगों को सही खबर पहुंच ही नहीं सकती और ना ही हमारी आवाज कोई सुन भी सकेगा। रोहित सर के सपने और सोच खुद को टीवी पर लाना है, से दुनिया को सच दिखाना है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारी तरह सेल्फिश नहीं थे। वो खुद मरते मरते भी दूसरों की मदद ही कर रहे थे। यदि देश में कुछ गलत होने पर उन्होंने कुछ बोला या बॉलीवुड के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें मारने की और जेल में डालने की धमकियां भी दी गई, जबकि उन्होंने तो कभी भी किसी ट्वीट में धर्म और मजहब की बात ही नहीं की थी। तो अब भी वक्त है, समझ जाओ कि कौन राष्ट्रीय हित में सोचता है और कौन राष्ट्रद्रोही है, क्योंकि हम में से कुछ तो ना सच देखने की कोशिश करते हैं और ना ही सामने आकर बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो जो मिल रहा है उसकी कदर करो, सच्चे लोगों को जानो और उन्हीं के साथ चलो। जय हिंद।